हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 10, जिसका नाम है सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुख्य परिभाषाएं हैं। पहला शब्द है परिभाषा का, सजीव क्या होता है। वे वस्तुएं जो गति करती हैं, वृद्धि करती हैं, श्वसन करती हैं, उत्सर्जन करती हैं, जनन, पोषण व उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? सजीव कहलाती हैं। निर्जीव की बात करें तो वे वस्तुएं जो जीवन के किसी भी मूल विशेषताओं को प्रदर्शित नहीं करती हैं, यानी जिनमें जीवन की कोई भी हमको मूल अवस्था या मूल विशेषता प्रदर्शित नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं निर्जीव। उद्दीपन जिसको बोलते हैं स्टिमुलस, तो कोई भी वस्तु या घटना जो सजीव को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि अगर आपके पाँव में कांटा चुभ जाए तो आप तुरंत अपने पाँव को हटाएंगे, तो उसमें स्टिमुलस क्या हो गया? पाँव में कांटा का चुभना। अगर आपके पाँव में कांटा नहीं चुभता या आपको ये फील नहीं होता कि आपके पाँव में कुछ चुभा है, तब तक आप अपने पैर को नहीं हटाते। तो जब तक हमको कोई स्टिमुलस नहीं दिखता है, तब तक हम कोई भी अनुक्रिया या कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। फिर है अनुक्रिया क्या होता है? तो अनुक्रिया का मतलब है कि उद्दीपन के प्रति सजीव की प्रतिक्रिया। जैसे कि दर्द पर हाथ का हटाना, यानी जब हमको दर्द महसूस होता है, मान लीजिए हाथ में चोट लग जाए या किसी भी चीज़ को छूने पे मान लीजिए हमको अगर करंट लग रहा है, तो हम उस टाइम क्या करते हैं? तुरंत अपने हाथ को हटा लेते हैं। तो जब तक हमको उद्दीपन नहीं महसूस हुआ, तब तक हमने उसके प्रति कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। तो इसी को बोलते हैं प्रतिक्रिया। जो उद्दीपन के प्रति सजीव की प्रतिक्रिया होती है, उसको क्या बोलेंगे? अनुक्रिया बोलेंगे। फिर है उत्सर्जन। तो शरीर के अपशिष्ट उत्पादों जैसे कि पसीना, मूत्र के निष्कासन की प्रक्रिया होती है ये। जनन की बात करें तो अपनी तरह के नवजातों को जन्म देने की प्रक्रिया जीवन की निरंतरता के लिए कैसा है? आवश्यक है। यानी जीवन कंटिन्यू चलते रहे, इसके लिए जनन आवश्यक है। फिर है श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया, इसको श्वसन कहते हैं। पत्तियों में ये रंध्र के द्वारा होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पत्तियों में श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा पूर्ण होती है? तो ध्यान रखिए, रंध्र के द्वारा पूर्ण होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शब्द है अंकुरण क्या है? तो बीज से नए पौधों का निकलना, यानी पौधा का निर्माण कब होगा? जब हम कोई भी चीज़ या कोई भी बीज जो है वो ज़मीन में या गमले में डालते हैं, तो उससे क्या होता है? धीरे धीरे अंकुरण स्टार्ट होता है। अंकुरण के लिए जल और वायु आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अंकुरण की जो प्रक्रिया है वो ज़मीन के अंदर भी हो जाती है, तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। लेकिन ज़मीन के अंदर ही बीज क्या हो जाते हैं? फूट जाते हैं। अंकुरण का मतलब बीज क्या होता है? डिवाइड हो जाते हैं, दो भागों में फूट जाएंगे और उसके बीज से फिर धीरे धीरे पौधा जो है वो बनना शुरू होता है। तो अंकुरण का जो प्रक्रिया है वो जमीन के अंदर भी हो जाती है, इसीलिए सूर्य का प्रकाश इतना महत्वपूर्ण नहीं है इसमें। जीवन चक्र क्या है? लाइफ साइकिल। तो जन्म से मृत्यु तक सजीव की सभी अवस्थाओं की पूर्ण प्रक्रिया होती है ये। रंध्र क्या है? तो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र जो वायु विनिमय व उत्सर्जन में सहायक होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं। आप देखिएगा पत्तियों को पलट के देखिएगा तो आपको छोटे छोटे से उसमें छिद्र दिखाई देंगे। तो इन छिद्रों के माध्यम से ही क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, वायु का आसानी से विनिमय व उत्सर्जन हो जाता है। टैडपोल क्या है? तो मेढक के जीवन चक्र की जलीय लार्वा अवस्था जिसमें पूंछ होती है, इसको टैडपोल बोलते हैं। मंडूकक क्या है? तो टैडपोल से विकसित छोटे मेढक की अवस्था जो जल और थल दोनों में रहती है। लार्वा किसे कहते हैं? तो मच्छर व रेशम कीट के जीवन चक्र की भोजन ग्रहण करने वाली द्वितीय ये अवस्था होती है। प्यूपा क्या है? तो मच्छर के जीवन चक्र की तृतीय अवस्था है। अवस्थाओं का क्रम भी ध्यान रखिएगा, जैसे लार्वा का कौन सा क्रम है? तो ये द्वितीय अवस्था है। प्यूपा का क्रम कौन सा है? तो ये तृतीय अवस्था है। ये वैक्स में परिवर्तन से पहले की स्थिति होती है। फिर है वैक्स का मतलब होता है जैसे जब मच्छर पूर्ण बनने वाला होता है, जब मच्छर का विकास होने वाला होता है, जब मच्छर बनने वाला होता है, उससे पहले की जो अवस्था होती है वो प्यूपा होती है। फिर जलांडक क्या है? तो मेढक के अंडों का जल में पाया जाने वाला जैली जैसा समूह, यानी जो मेढक के अंडे होते हैं वो आप देखिएगा तो जहाँ पे पानी बहुत दिन तक भरा रहता है, पानी की सतह पे आप देखिएगा छोटे छोटे से इस तरीके से जैली जैसा आपको समूह दिखाई देगा।
वही समूह जलांडक कहलाता है। ये मेढक के अंडों का समूह होता है। सजीव की मूल विशेषताएं, तो विशेषता की बात करें, पहली विशेषता क्या है? गति। सजीवों में उदाहरण, तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे, फूल खिलना, ड्रोसेरा, लताएं, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो गति के हैं। यानी जो भी सजीव होंगे वो गति करेंगे। गति का मतलब ये है कि जैसे पेड़ है या कोई पौधा है, वो पहले उसमें क्या होता है? अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद पौधा बनेगा, पौधा के बाद में पेड़ बनेगा। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें गति हो रही है, यानी उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। फिर देखिए सजीव में क्या ये प्रक्रिया होती है? तो नहीं होती है। वृद्धि की बात करें तो बच्चे से वयस्क बनता है, यानी कोई बच्चा है, छोटा है, धीरे धीरे वो वयस्क बनेगा। तो कहीं ना कहीं क्या पता चल रहा है कि उस बच्चे में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि नहीं होगी तो बच्चे का शरीर एक जगह पर ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे ही बीज से पौधे का निर्माण होता है। निर्जीवों में वृद्धि की प्रक्रिया नहीं होती है। अगर आप लोग बात करें कार की, तो अगर आप सोचें कार आगे बढ़ती है, तो कार का आगे बढ़ना वृद्धि का उदाहरण नहीं है। कार के आकार में अगर परिवर्तन होगा तो वो वृद्धि का एग्जाम्पल होगा, लेकिन कार के आकार में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। पोषण की बात करें तो भोजन, ऊर्जा की आवश्यकता, पौधे प्रकाश संश्लेषण से, यानी पौधे अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। फिर निर्जीवों में ये नहीं होती है। श्वसन की बात करें तो जंतु फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं और पौधे, पत्तियां रंध्र के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करती हैं। निर्जीवों में ये नहीं होती है। उत्सर्जन की बात करें तो मनुष्यों में पसीना या मूत्र जो है वो उत्सर्जी पदार्थ है। पौधों में पत्तियों से अतिरिक्त जल जो होता है वो निकल जाता है, ये उत्सर्जन का उदाहरण है, और ये निर्जीवों में नहीं होगी। फिर बात करें विशेषताओं में, उद्दीपन अनुक्रिया, तो सजीव में इसका उदाहरण ये है कि अगर कांटे पर पैर लग जाएगा तो पैर को हम क्या करेंगे? तुरंत हटा लेंगे वहाँ से। यानी हमको कोई उद्दीपन मिला और उद्दीपन के अंतर्गत हमने उसके प्रति क्या करी? एक प्रतिक्रिया करी। छुई मुई की बात करें तो छुई मुई की पत्तियों में आप देखेंगे छुई मुई की पत्ते इस तरीके से रहती हैं, और अगर आप इनमें थोड़ी सी भी उंगली टच कर देंगे तो ये पत्तियां मुड़ जाएंगी, यानी पत्तियां आपस में बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी उद्दीपक और अनुक्रिया का आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है। निर्जीव में ये नहीं होता। जनन की बात करें तो जंतु और पौधे नए जीव उत्पन्न करते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं करते हैं। मृत्यु की बात करें तो सभी सजीव जो हैं वो एक टाइम पर मर जाते हैं, अंततः मर जाते हैं, लेकिन निर्जीव नहीं मरते। पौधों में विशेष तथ्य की बात करें तो पौधों के प्रकार में ड्रोसेरा क्या है? तो विशेषता इसमें है कि कीट भक्षी पौधा, तस्करी आकार की पत्तियों में चिपचिपे बाल, और ये कीट को पकड़ते हैं। ड्रोसेरा एक तरीके का एक कीट भक्षी पौधा होता है जिसमें इस तरीके से इसकी जो लताएं होती हैं, डाल होती है, उसमें इस तरीके से एक फूल होता है और उसमें ऊपर से इस तरीके से एक ढक्कन लगा होता है जैसे, और इसके इस भाग पर, ऊपरी भाग पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है पत्तियों में। ये इसकी पत्तियां हैं जो कि किसके आकार की होंगी? तस्करी की या फिर एक पॉट के आकार की होंगी। यहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे ही कोई भी कीड़ा या फिर कोई भी कीट आकर इससे बैठता है तो उसके पैर इस चिपचिपे पदार्थ में फंस जाते हैं, और जैसे ही फंसते हैं वैसे ये ढक्कन यहाँ पे बंद हो जाता है और धीरे धीरे कीट यहाँ पर नीचे पहुँच जाता है। तो ये कीट भक्षी पौधा होता है, कीट को पकड़ता है। छुई मुई की बात करें तो स्पर्श उद्दीपन होता है, इसमें पत्तियां इसमें बंद हो जाएंगी। जैसे आप इसको टच करेंगे इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। आंवला, तो सूर्यास्त के बाद पत्तियां इसमें अपने आप बंद हो जाती हैं। इसमें उद्दीपन क्या है? तो इसमें उद्दीपन प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश क्या है? उद्दीपन है, यानी जब तक सूर्य का प्रकाश मिलेगा तब तक पत्तियां खुली रहेंगी। सूर्य का प्रकाश जैसे जैसे जाएगा या कम होता जाएगा पत्तियां अपने आप बंद हो जाएंगी। आरोही लताएं, तो समीप की वस्तुओं के चारों ओर लिपट जाती हैं, गति का उदाहरण है। हमने आपको प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें आरोही लताओं के बारे में बताया था। आरोही आप लोग जानते होंगे मैथ्स में एक आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है ऊपर की तरफ बढ़ना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होगी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो उसी तरीके से आरोही लता भी क्या करती है? नीचे से जड़ से ऊपर की तरफ बढ़ती है, और इसके आसपास जो भी वस्तु इसको मिलती है वो उस तरीके से इसमें इस तरीके से लिपटती हुई ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये आरोही लता का एग्जाम्पल है। पौधों में श्वसन, तो पत्तियों की सतह पर रंध्र द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। पौधों में उत्सर्जन की बात करें तो पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल व खनिजों को सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि घास है या गुलाब है। प्रकाश की ओर वृद्धि की बात करें
तो प्रहोही यानी सूर्य के प्रकाश की दिशा में बढ़ना। प्रहोही का मतलब होता है कि जो भी पौधा है वो सूर्य की ओर यानी प्रकाश की दिशा में क्या करता है, बढ़ता है। आप देखेंगे पौधे हमेशा कहाँ बढ़ेंगे, सूर्य का प्रकाश जिस ओर होगा यानी ऊपर की तरफ पौधे जो हैं वो वृद्धि करते रहते हैं। जड़ की बात करें तो जड़ हमेशा नीचे की ओर बढ़ेगी। अब मान लीजिए यहाँ पर ये एक पौधा है, ये जमीन है और ये तना के ऊपर इस तरीके से पेड़ है, इसकी जड़ें इस तरीके से नीचे हैं। तो जड़ें हमेशा किधर बढ़ेंगी, नीचे की ओर बढ़ेंगी गुरुत्वाकर्षण के कारण। और जो पौधा है, पेड़ है, वो सूर्य के प्रकाश की ओर यानी ऊपर की ओर बढ़ेगा और जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ेंगी। ऊपर की ओर बढ़ने को बोलेंगे प्ररोही। और जड़ों की बात करें तो जड़ें कभी भी ऊपर की ओर नहीं बढ़ेंगी, किधर बढ़ती हैं, हमेशा नीचे की ओर बढ़ेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए लिखा है जगदीश चंद्र बोस क्या है, तो इनका जन्म 1858 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1937 में। ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेस्कोग्राफ मशीन से पौधों की वृद्धि गति मापी थी। यानी इन्होंने बताया था कि जो जैसे जीव जंतु सांस लेते हैं वैसे पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, उनमें जीवन होता है, उनमें वृद्धि होती है, उनमें गति होती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सिद्ध की थी इन्होंने। किस तरीके से की थी इन्होंने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया? इन्होंने क्या किया था, एक पेड़ था, एक पौधा था छोटा सा, और उस पे ऊपर इन्होंने जो पॉइज़न है उसकी बॉटल को डाला था। छोटा सा पौधा था, जैसे ही इन्होंने पॉइज़न डाला था तो वो पौधा अपने आप क्या हुआ, थोड़ी टाइम के बाद मुरझा गया। यानी इन्होंने ये सिद्ध किया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं, उनमें भी जान होती है। तो इन्होंने उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया सिद्ध की थी। उद्दीपन क्या था इन्होंने, तो उस पौधे पर इन्होंने पॉइज़न डाला और इसके बाद उसके फलस्वरूप क्या हुआ, प्रतिक्रिया क्या हुई कि वो पौधा अपने आप सूख गया। तो ये उसकी अनुक्रिया हुई। बीज का अंकुरण क्या होता है तो परिस्थिति की बात करें, इसके लिए अगर परिस्थिति ये हुई कि जल नहीं है और धूप है तो क्या अंकुरण होगा, तो इस स्थिति में अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि जल के बिना बीजावरण नरम नहीं होता, भ्रूण विकसित नहीं हो पाता। यानी जब तक आप जल नहीं डालेंगे तो जब तक बीज का जो आवरण है वो नरम नहीं होगा, और जब आवरण नरम नहीं होगा तो भ्रूण विकसित नहीं होगा। नेक्स्ट परिस्थिति ये है कि अत्यधिक जल और धूप, तो ये भी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि अत्यधिक जल से वायु नहीं मिलती, जड़ें नहीं बढ़ सकती हैं। थर्ड जो पोजीशन है, स्थिति है, वो ये है कि अगर अंधेरा हो और उचित नमी हो तो क्या अंकुरण होगा, तो अंकुरण होगा इस स्थिति में। फली के अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य नहीं होता, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था, क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया जो है वो मिट्टी के अंदर भी हो जाती है। वहाँ पर अधिक क्या होता है, वो अंधेरा होता है और उचित नमी होती है, तो अंकुरण की प्रक्रिया जमीन के अंदर हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश इतना अनिवार्य नहीं है। धूप प्लस उचित नमी अगर हो तो हाँ, ये सर्वोत्तम स्थिति होती है अंकुरण के लिए। जल, वायु और उचित तापमान जो होता है वो अंकुरण की सर्वोत्तम परिस्थिति होती है। उचित तापमान हो, जल हो और वायु हो, इस परिस्थिति में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा अंकुरण होगा। नेक्स्ट बात करें अंकुरण में भूमिका, तो जल की क्या भूमिका है, बीज के आवरण को मुलायम करता है, भ्रूण को विकसित होने में मदद करता है, बीज को आवश्यक प्रक्रिया पूरे करने में सक्षम बनाता है। वायु की भूमिका की बात करें तो मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित वायु का उपयोग जड़ों को आसानी से बढ़ने में मदद करती है। सूर्य के प्रकाश की क्या भूमिका है, तो अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश अनिवार्य नहीं होता है। अपवाद स्वरूप क्या है कि कॉलियस, पिटूनिया, इसके लिए इसको प्रकाश चाहिए अंकुरण के लिए, जबकि कैलेंडुआ और जीनिया, इनका जो अंकुरण है वो अंधेरे में भी हो सकता है, तो इसके लिए इनको अंधेरे में रखना जरूरी है, इसके लिए अंधकार चाहिए। तापमान की बात करें तो उचित तापमान आवश्यक एक तथ्य है, आवश्यक है। अत्यधिक ठंड या गर्मी में अंकुरण नहीं होगा, यानी तापमान उचित होना चाहिए, ना बहुत गर्मी होनी चाहिए और ना बहुत ठंडा होना चाहिए। फिर नवोद्भिद क्या है, सीडलिंग क्या है, तो अंकुरण के बाद वृद्धि के लिए सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यानी जब अंकुरण हो जाएगा तो पौधों की वृद्धि तभी होगी जब आप उसको या उस पेड़ को या उस गमले को, उस पौधे को धूप के प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, क्योंकि पौधों की जो वृद्धि है उसके लिए सूर्य का प्रकाश क्या है, जरूरी है। जड़ व प्ररोह की दिशा क्या है, तभी हमने आपको बताया था जल और प्ररोह की दिशा। जड़ हमेशा कैसे होगी, हमेशा नीचे की ओर बढ़ेगी
गुरुत्वाकर्षण के कारण, जबकि प्रवाह क्या है, ऊपर और सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यानी पौधा ऊपर की ओर बढ़ेगा और जड़ नीचे की ओर बढ़ेगी। पौधों का जीवन चक्र, तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स क्या है? पहली अवस्था क्या है? बीज। पौधे की पहली अवस्था बीज होती है। फल के अंदर स्थित बीज बीजावरण से ढका होता है और भ्रूण इसके अंदर होता है। अंकुरण की बात करें तो जल वायु की उचित मात्रा में बीज अंकुरित होता है, जड़ नीचे बढ़ती हैं और जो पौधा है या प्ररोह है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा। पत्तियों का प्रकटन क्या है? तो नवोद्भिद में पत्तियां आती हैं। सूर्य प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण इसमें शुरू होता है, जिसके फलस्वरूप वो अपने भोजन का निर्माण करता है। पुष्पन क्या है? तो परिपक्व पौधों में फूल आते हैं और परागण की प्रक्रिया उसमें होती है। उसके बाद की जो अवस्था है उसको बोलते हैं फलन, यानी फूल के बाद में फल आता है, फल विकसित होते हैं और फल के अंदर बीज होते हैं और लास्ट में पौधे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो फल बीज उत्पन्न करने के बाद कुछ पौधे मर जाते हैं। जीवन चक्र नए बीजों से जारी रहता है। फिर जो उस फल के अंदर बीज मिलेगा, उस बीज से फिर क्या होगा? अंकुरण होगा। उसके बाद पत्तियों का प्रकटन होगा, फिर पुष्प बनेंगे उसमें, पुष्प के बाद फल लगेगा और फल के बाद फिर पौधे की मृत्यु हो जाती है। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फली का जीवन चक्र। फली का जीवन चक्र क्या होगा? तो पहले क्या होगा? बीज होगा, अंकुरण होगा, पत्तियां बनेंगी, फिर फूल बनेंगे, फूल के बाद फलियां आएंगी जिसमें कि क्या होगा? बीज सहित, जिसमें बीज होगा। उसके बाद पौधों की मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु के बाद में नए बीज से फिर जीवन चक्र, इस तरीके से सर्कल जो है वो जारी रहेगा। नेक्स्ट है मच्छर का जीवन चक्र। तो मच्छर के जीवन चक्र की पहली अवस्था क्या है? अंडा, जिसको एग बोलेंगे। विशेषता क्या है? मादा मच्छर सीधे जल या जल के समीप अंडा देती है, आवास इनका जल रहेगा। अंडे के बाद लार्वा बनता है। तो कृमि जैसी अवस्था होती है, ये जल में रहता है, श्वास लेने के लिए बार बार सतह पर आता है, आवास इसका भी जल रहेगा। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है। इसकी अवस्था कैसी होगी? कृमि की जैसी होगी अवस्था इसकी, ये भी जल में रहेगा और श्वास लेने के लिए सतह पर आएगा, आवाज़ इसका अभी भी जल रहेगा। प्यूपा के बाद की स्थिति क्या है? वयस्क, यानी जल की सतह पर कुछ देर ये विश्राम करेंगे। वयस्क का मतलब कि अब क्या हो चुका है? मच्छर बन चुका है, तो ये क्या करेगा? जल की सतह पर कुछ देर आराम करेगा, विश्राम करेगा, उसके बाद में उड़ जाएगा। इसका जीवन चक्र कितना होता है? 10 से 15 दिन तक ये जीवित रहते हैं और इनका आवास अब क्या हो जाएगा? जल से हटकर थल और वायु हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि मादा मच्छर जो है वो रक्त चूसने वाली होती है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां ये फैलाती है। स्थिर जल खतरनाक होता है, जैसे कि कूलर, गमले, खुले पात्रों का जल। इसमें क्या होगा? लार्वा और प्यूपा विकसित होते हैं, इसीलिए कभी भी किसी भी जगह पर जल जो है वो इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, हमेशा जल को बदलते रहना चाहिए। मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? कि जल की सतह पर पतली परत बन जाती है, वायु से अलग हो जाता है ये, इससे लार्वा और प्यूपा सांस नहीं ले पाते हैं और इनकी जल में ही मृत्यु हो जाती है। इसीलिए एक इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जहाँ पर जल इकट्ठा होता है वहाँ पर मच्छरों की ग्रोथ को रोकने के लिए मिट्टी का तेल क्यों डाला जाता है? तो ध्यान रखिए, मिट्टी का तेल इसलिए डाला जाता है क्योंकि वो जल की सतह पर एक पतली परत बना लेती है। इससे ऑक्सीजन जो है वो जल तक नहीं पहुँच पाती है और जल में पड़े हुए जो भी लार्वा और प्यूपा हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगर रोकथाम की बात करें तो रोकथाम हम कैसे करेंगे? स्थिर जल को इकट्ठा नहीं होने देंगे, डेली हम जल को बदलते रहेंगे। अंडे से लार्वा, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क, चारों अवस्थाओं में शरीर की आकृति, आकार और संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। यानी इनकी अवस्थाएं हैं, आकृति हैं, ये सभी चेंज होती जाएंगी। मेढक का जीवन चक्र की बात करें तो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, सबसे पहली अवस्था इसकी है जलांडक। तो मेढक के अंडों का जैली जैसा समूह होता है, जल या जलीय पौधों के साथ। इनका जीवन चक्र, यहाँ पे इनका टाइम कितना होता है? पीरियड, तो 1 दिन का होगा, आवास इनका जल रहेगा। जलांडक के बाद में भ्रूण बनता है, जलांडक से भ्रूण विकसित होता है, दिन होगा 3 से चौथे दिन तक, आवास इनका जल रहेगा। फिर टैडपोल जो कि पूंछ सहित होगा, पूंछ वाला लार्वा इसको बोलेंगे। तैरने में पूंछ सहायक होती है, पूर्णतः जलीय होता है, दिन इसका 7वें से 10वें दिन इसका निर्माण होगा, आवास इसका जल रहेगा। फिर है टैडपोल पैरों सहित, इसमें सबसे पहले पिछले वाले जो पैर होते हैं वो विकसित होते हैं,
पूंछ इसमें अभी भी रहती है। 8 से 10 सप्ताह आवास जल है। फिर क्या है, मंडूकक क्या है, तो पूंछ धीरे धीरे इसमें लुप्त हो जाती है, यानी धीरे धीरे पूंछ क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। अब ये जल और थल दोनों में ही रहेंगे 12 सप्ताह। अब आवास इनका जल से क्या हो जाएगा, जल में भी और थल में भी। फिर वयस्क मेढक का निर्माण होता है इसके बाद में, तो पूर्ण विकसित हो जाता है ये। पैर बलवान हो जाते हैं, कूदकर थल पर आता है, जनन करता है 14 सप्ताह। अब इसका आवास क्या है, जल और थल, यानी जब पूर्णतः मेढक बन जाएगा तो इनके पैर कैसे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिनके माध्यम से ये कूद कर जल में और जल से कूद कर वापस थल में आ सकते हैं। तो इसीलिए इनका आवास दोनों हो जाते हैं, जल और थल। फिर बात करें मच्छर और मेढक के जीवन चक्र की तुलना की बात करें, तो अंडा देने का स्थान मच्छर का क्या होगा, स्थिर जल में होगा या फिर जल के समीप होगा। मेढक की बात करें तो ये तालाब या पोखर के जल में अंडा देगा। लार्वा की अवस्था की बात करें तो मच्छर का लार्वा कृमि जैसा होगा और मेढक का टैडपोल यानी पूंछ वाला होगा। मध्यवर्ती अवस्था की बात करें तो मध्यवर्ती अवस्था मच्छर की होगी प्यूपा, और मेढक की होगी मंडूकक। वयस्क आवास की बात करें तो मच्छर का वयस्क आवास क्या हो जाएगा, जल से हटकर थल और वायु हो जाएगा, और मेढक का आवास हो जाएगा जल और थल दोनों में, इसीलिए मेढक को उभयचर में रखते हैं। अवस्थाओं की संख्या, तो मच्छर की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। सबसे पहले अंडा, लार्वा, प्यूपा, उसके बाद में वयस्क। उसी तरीके से मेढक की भी 4 अवस्थाएं होती हैं, जो उप विभाजन सहित 6 होती हैं। मुख्य 4 होगी और उप विभाजन के बाद में इसकी अवस्थाएं 6 हो जाती हैं। शरीर में परिवर्तन की बात करें तो इन सभी अवस्थाओं में, चाहे वो मेढक हो चाहे वो मच्छर हो, बहुत अधिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। यानी सभी की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग, यानी आकार के अकॉर्डिंग, आकृति के अकॉर्डिंग इन सब की अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। अन्य जीव की बात करें तो रेशम कीट व अतिरिक्त तत्व की बात करें, यानी कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं रेशम कीट, जिसको हम लोग सिल्क मोथ भी बोलते हैं, यानी सिल्क जिससे बनता है वो कौन सा कीड़ा होता है, उसको रेशम कीट बोलेंगे। अवस्थाएं इसकी 4 होती हैं। सबसे पहले अंडा बनता है, अंडा के बाद लार्वा बनता है जिसको रेशम कीट बोलते हैं। लार्वा के बाद प्यूपा बनता है जिसको कोकून बोलते हैं, और कोकून के बाद में वयस्क यानी कि पतंगा उससे बन जाता है। रेशम के उत्पादन की बात करें तो प्यूपा से पहले लार्वा धागे जैसा पदार्थ स्रावित करता है, यानी प्यूपा से जो पहले की अवस्था है लार्वा, उसमें धागे जैसा एक पदार्थ जो है वो दिखाई देता है, जो कोकून बनाता है। इन्हीं रेशों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। केवीआईसी की बात करें तो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, जो भारत में रेशम उत्पादन केंद्र है। टेस्कोग्राफ की बात करें तो जगदीश चंद्र बोस द्वारा निर्मित पौधों की वृद्धि दर नापने की मशीन होती है। बीज सजीव है या निर्जीव है, तो बीज सजीव है क्योंकि इसमें भ्रूण जीवित होता है, उचित परिस्थिति में अंकुरित हो सकता है। यानी बीज कैसा, अगर बीज की बात करें तो बीज हमेशा सजीव होगा क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, भ्रूण पाया जाता है, और इसको अगर उचित परिस्थितियाँ मिलेंगी तो ये अंकुरित हो जाएगा, अंकुरित से ये पौधा, पौधे से ये पेड़ बन जाएगा। फिर बात करें मृत की बात करें तो जब सजीव जल, वायु, भोजन उपलब्ध होने पर भी जीवन लक्षण प्रदर्शित करना बंद कर दें तो इसका मतलब वो क्या हो चुका है, डेड हो चुका है या उसकी मृत्यु हो चुकी है। यानी कोई भी सजीव अगर जल मिल रहा है, उसको वायु मिल रहा है या भोजन मिल रहा है, उसके बाद भी उसके अंदर कोई भी जीवन के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब क्या है कि वो डेड हो चुका है या फिर उसकी मृत्यु हो चुकी है। लकड़ी का लट्ठा निर्जीव है, क्यों, भले ही ये वृक्ष से प्राप्त होता है लेकिन वर्तमान में जीवन लक्षण दिखाई नहीं देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिए कि निर्जीव है। अगर लकड़ी की लट्ठी की बात करें तो ये निर्जीव है। अगर कोई ये पूछता है कि ये तो वृक्ष से प्राप्त होता है तो निर्जीव क्यों है, क्योंकि ऊपर का पॉइंट हमने क्या बताया था कि वर्तमान में इसमें जीवन लक्षण दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए क्या है, ये भी डेड है। कार गति करती है पर निर्जीव है, हमने आपको ऊपर ही बताया था। कार की गति ईंधन संचालित है, यानी जब आप उसमें पेट्रोल या डीजल डालेंगे तभी वो गति करेगी। इसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उत्सर्जन नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, निर्जीव है। नेक्स्ट, इस चैप्टर में हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े उनका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सजीव की 8 विशेषताएं पढ़ी, जैसे कि गति, वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन, अंकुरिया, जनन और मृत्यु। पौधों में गति, तो ड्रोसेरा ये क्या है, कीट पकड़ना या फिर कीट भक्षी पौधा है। छुई मुई, तो इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं। फूल खिलना, लताएं लिपटाना, ये सभी पौधों में गति के उदाहरण हैं। बीज का अंकुरण, तो आवश्यक क्या है इसके लिए, उचित तापमान,
जल और वायु। अनिवार्य क्या नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि पौधों का जो अंकुरण, बीजों का जो अंकुरण है वो जमीन के अंदर भी हो जाता है। जड़ें नीचे जाएंगी और प्ररोह क्या है, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। फिर है पौधे जीवन चक्र। तो पहले बीज बनेगा, बीज से अंकुरण होगा, फिर पत्तियां बनेंगी, फूल बनेंगी, फूल से फल, फल से फिर फल की मतलब फल से फल के अंदर फिर क्या मिलेगा, बीज मिलेगा, और उसकी मृत्यु हो जाएगी पौधे की, और फिर उस नए बीज से क्या बनेगा, सर्कल जो है वो स्टार्ट रहेगा, फिर नए बीज से अंकुरण होगा, पत्तियां बनेंगी। इस तरीके से इसका सर्कल जीवन चक्र चलता रहता है। मच्छर का जीवन चक्र की बात करें तो अंडा बनेगा, अंडा से लार्वा, फिर प्यूपा, फिर वयस्क। सभी अवस्थाएं जल में होंगी, लेकिन वयस्क जो है वो उड़ता है, तो वो कहाँ रहेगा, वायु में या फिर थल में रहेगा। फिर मेढक के जीवन चक्र की बात करें तो जलांडक, उससे भ्रूण बनेगा, भ्रूण से टैडपोल बनेगा पूंछ वाला, पूंछ वालों से फिर पैर वाला टैडपोल बनेगा, उसके बाद मंडूकक बनेगा, और उसके बाद वयस्क की संरचना बनेगी। जगदीश चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक मशीन का निर्माण किया था, जो पौधों में वृद्धि दर मापती है और उद्दीपन के प्रति पौधों की अंकुरा की जो अंकुरिया करते हैं, उसको उन्होंने उस मशीन के द्वारा सिद्ध किया था। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रेशम का कीट। तो इसमें अंडा होगा, अंडा से लार्वा बनेगा जो कोकून देगा, उसके बाद प्यूपा बनेगा, प्यूपा से वयस्क बनेंगे। तो इसके रेशों से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। और केवीआईसी की बात करें तो ये भारत में है। मिट्टी का तेल प्लस जल की बात करें तो जल सतह पर परत बनाता है, वायु से अलग कर देता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, लार्वा जो प्यूपा होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं और जल के अंदर ही मर जाते हैं। तो ये मच्छर की रोकथाम का एक उपाय है। टैडपोल की पूंछ जल में तैरने में सहायक होती है, वयस्क मच्छर में पूर्णतः ये लुप्त हो जाती है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सजीवों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन ये है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करते, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती। ये क्या है, गलत है। दूसरा कथन ये है कि छुई मुई के पौधों को छूने पर उसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, बिल्कुल सही। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है ये। ड्रोसेरा एक कीटपक्षी पौधा है जिसके तंतु कीट के संपर्क में आते ही मुड़ जाते हैं, तो ये भी सही है। इसका ऑप्शन 2 और 3 सही है। अब देखिए 2 और 3 ऑप्शन बी में है, इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कथन ये है, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन ये है कि ठहरे हुए पानी यानी कि स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कने से मच्छरों के प्रजनन को रोका जा सकता है। कारण ये है कि मिट्टी का तेल जल की सतह पर एक पतली परत बना देता है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देता है, जिससे मच्छरों के लार्वा और प्यूपा श्वास न ले पाने के कारण मर जाते हैं। देखिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इसका ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन विज्ञान सम्मत है, यानी विज्ञान की दृष्टि से सही है। पहला ये है कि बीजों के प्रारंभिक अंकुरण के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो किसी भी चीज़ में कोई भी जान नहीं पाई जाएगी। फिर जल बीज के बाह्य आवरण को मुलायम करता है, जिससे भ्रूण को विकसित होने में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि विश्व के सभी बीजों को अंकुरित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है। हमने बताया था आपको ऊपर ही कि सूर्य के प्रकाश की इतनी अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि अंकुरण की प्रक्रिया जो है वो जमीन के अंदर भी हो जाती है। तो इसीलिए इसका केवल एक ऑप्शन सही है जो कि बी है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जो साइंस की दृष्टि से सही है। फिर है क्वेश्चन कि पौधों में वृद्धि और गति की दिशा को लेकर किए गए प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला ये है कि यदि किसी पौधों को उल्टा लटका दिया जाए तो उसकी जड़ ऊपर की ओर तथा प्ररोही नीचे की ओर वृद्धि करता है, ये गलत है। हमने बताया था जड़ हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर वृद्धि करेगी और प्ररोह ऊपर की ओर यानी कि सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा। फिर है प्ररोह यानी कि तने वाला भाग सदैव प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है, जबकि जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है। ये भी हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी किया है। तो राइट आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहाँ पर सूची दी है। पहली सूची ये है कि आंवला का पेड़। तो हमने आंवला के पेड़ के बारे में आपको बताया था कि जब तक इसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा इसकी पत्तियाँ खिली रहेंगी, शाम हो जाएगी सूर्य का प्रकाश जब नहीं मिलेगा तो इसकी पत्तियाँ अपने आप ही बंद हो जाती हैं।
तो देखिए, ए को मिलाएंगे बी से कि सूर्यास्त के बाद पत्तियों का आपस में बंद हो जाना। जगदीश चंद्र बोस ने किसकी खोज की थी? तो कैस्कोग्राफ की खोज की थी, जो पौधों की वृद्धि को नापने का एक यंत्र था। फिर मेढक की बात करें तो मेढक क्या है? टैडपोल अवस्था में पूंछ का पाया जाना। तो इसका राइट हो जाएगा ए का 2, बी का 3 और सी का 1। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 2, बी का 3 और सी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मच्छरों के जीवन चक्र का सही वैज्ञानिक अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अंडा, प्यूपा, लार्वा, वयस्क। देखिए, सबसे पहले इसमें अंडा बनेगा, अंडा से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, प्यूपा के बाद में वयस्क मच्छर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें कथन सी सही है कि पौधे अपनी पत्तियों की सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बिंदु के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट यानी सिल्क मॉथ के जीवन चक्र के दौरान वह रेशम का धागा अपने जीवन की किस अवस्था में स्थापित करता है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जब प्यूपा में परिवर्तित होने के ठीक पहले की स्थिति होती है, जिसको लार्वा बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक के जीवन चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, मेढक के अंडे जल की सतह पर जैली जैसे पदार्थ के समूह में होते हैं, जिसे जलांडक कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा है, टैडपोल अवस्था में मेढक के पिछले पैर विकसित हो जाते हैं, किंतु जल में तैरने के लिए उनकी पूंछ बनी रहती है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित वयस्क मेढक बनने पर उसकी पूंछ पूर्णतः लुप्त हो जाती है और जल और थल दोनों में ही रहते हैं। इसके तीनों ही जो कथन है वो सही हैं। तो तीनों आपको ऑप्शन सी में मिल जाएंगे, 1, 2 और 3। इसके तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यद्यपि अधिकांश बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एनसीईआरटी कक्षा 6 के अनुसार किन पुष्पीय पौधों को बीजों के अंकुरण के लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है? यह हमने आपको बढ़ाया था इस पौधों की इस चैप्टर की जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हमने आपको बताया था कि कॉरियस और पिटूनिया ऐसे पौधे हैं जिनके लिए प्रकाश का होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन इसका बी सही है। जबकि हमने कैलेंडुआ और जीनिया के बारे में ये बताया था कि इनके लिए मतलब प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है। दोनों के बारे में बताया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोनों ही आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, और लास्ट में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी काफ़ी अच्छे लेवल के थे। वीडियो का अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आज की वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।